मैं डॉक्टर आदित्य नारायण सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज, बिलासपुर, बीकॉम पार्ट 3 का प्रश्न पत्र फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन में जो इसका प्रथम यूनिट है, उसमें मनी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के संबंध में अब हम चर्चा करेंगे। इसके पूर्व जो मेरा पहला वीडियो था, उसमें मैंने मनी मार्केट का इंट्रोडक्शन, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसका ऑब्जेक्ट और उसके फंक्शन या इम्पोर्टेंस के संबंध में चर्चा किए थे। लेकिन अब इस वीडियो में हम जो है वो मनी मार्केट के स्ट्रक्चर के संबंध में हम चर्चा करेंगे। आइए हम इंडियन मनी मार्केट के स्ट्रक्चर के संबंध में चर्चा करेंगे। जब हम इंडियन मनी मार्केट के स्ट्रक्चर या संरचना या इसके भागों को समझने का प्रयास करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जो इंडियन मनी मार्केट है वो प्रमुखतः दो भागों में बटा हुआ है, या इसकी जो संरचना जो है वो एक तो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में बटा हुआ है और दूसरा जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में बटा हुआ है। हम यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट देखते हैं, संगठित क्षेत्र जो हम इसमें देखते हैं, उसमें प्रमुखतः हमें ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी मार्केट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर्स, कॉमर्शियल बिल्स, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड इत्यादि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें मनी मार्केट व्यवहार करता है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसके संबंध में हम विशेष चर्चा करेंगे। और इसका जो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट जो है, जिसमें देसी बैंकर, साहूकार, निधि, चिट फंड, वित्तीय कंपनियां और हुंडीज, ये सब इसके अंतर्गत शामिल हैं और इसके बारे में हम संगठित क्षेत्र के बाद जो है चर्चा करेंगे। अब हम ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के संबंध में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का आशय यह है कि जिस बाज़ार में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियंत्रण होता है, जो इसका नियमन और संचालन करती है, उसे हम कहते हैं। और व्यावहारिक रूप में मुद्रा बाजार में यही संगठित मुद्रा बाजार का अर्थ इसी से ही लिया जाता है। ये जो संगठित मुद्रा बाजार है, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट जो है, इसमें रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक और इसकी जो सहायक कंपनियां हैं, व्यापारिक बैंक जो हैं, वित्तीय संस्थानें जो हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर की जो इंस्टीट्यूशन जो होती हैं, बिल बाजार जो होते हैं, ये सब इसके अंतर्गत जो है सम्मिलित है। ये जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट जो है वो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई जैसे प्रमुख जो मेट्रो सिटी जो है वहाँ पर पाए जाते हैं। इसका जो कारण है वो ये है कि यहाँ पर अधिकांश जो इंस्टीट्यूशन है ये यहाँ पर अपने लेन देन करती हैं, लेकिन इसमें भी मुंबई जो है वह सर्वोच्च प्राथमिक स्थान वाला शहर है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश जो कॉर्पोरेट सेक्टर की जो कंपनियाँ हैं उनका यहाँ पर पंजीकृत कार्यालय या रजिस्टर्ड कार्यालय यहाँ पर न केवल स्थित है, और बल्कि यहाँ पर जो बिल मार्केट जो है, सुसंगठित बिल मार्केट जो है और अन्य जो मार्केट है मुद्रा बाजार के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के संबंध में, वो सब यहाँ पर उपलब्ध है। इंडियन मनी मार्केट का भारत में समुचित विकास तो इसका हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम लंदन और न्यूयॉर्क के मुद्रा बाजार से तुलना करें तो उसकी तुलना में अपेक्षित यह कम विकसित है। वहाँ पर ये जितने सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, अभी यहाँ पर इसे उस मंजिल तक पहुँचना है। अब हम ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के अंतर्गत ट्रेजरी बिल को समझते हैं। केंद्रीय सरकार जो होती है वो अपनी अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ट्रेजरी बिल को जारी करती है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी समय सरकार की जो व्यय है वो उसकी आय से
जो है अधिक हो जाते हैं, या ये कहना चाहिए सरकार को खर्च के लिए अतिरिक्त जो है पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तब वो सरकार जो है वो अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोषों की प्राप्ति के लिए ये ट्रेजरी बिल जारी करता है। और ये जो ट्रेजरी बिल जो है भारत में, इसका जो परचेजर जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। बैंक और वित्तीय संस्थानें जो ट्रेजरी बिल में निवेश करती हैं, ये पुनः उसके रीडिस्काउंटिंग के लिए या पुनः भुगतान के लिए रिजर्व बैंक को ही ये उसके समक्ष उसको उपस्थित करती हैं। 1 अप्रैल 1997 से नई योजना के अंतर्गत रिजर्व बैंक ट्रेजरी बिल वेज एंड मीन्स एडवांस के रूप में अस्थायी रूप से जारी करती है। अब हम ट्रेजरी बिल के प्रकार के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमें स्क्रीन में दिख रहा है कि ट्रेजरी बिल जो है वो 91 डेज, 82 डेज एंड 364 दिन 364 डेज के लिए जो है वो जारी किया जाता है। ये जो विभिन्न अवधि वाले ट्रेजरी बिल हैं, ये विभिन्न तिथियों पर जारी किए गए हैं। अब हम ट्रेजरी बिल के गुणों की चर्चा करेंगे। इसमें जो पहला जो गुण जो है वो सर्वोच्च तरलता हाई लिक्विडिटी का है। इसका कारण ये है कि ये जो ट्रेजरी बिल जो होते हैं, इसको डिस्काउंट हाउस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य संस्थान जो हैं वो तुरंत खरीदने के लिए तैयार होती हैं। और इसका ये जो दूसरा गुण जो दिख रहा है वो शून्य जोखिम, जीरो रिस्क के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। चूँकि ये जो ट्रेजरी बिल जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा केंद्रीय सरकार के लिए अल्पकालीन वित्त संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जारी किया जाता है। चूँकि इसके पीछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार दोनों रहती है, इसलिए इसके शोधन की सर्वोच्च सुरक्षा मानी जाती है और इस कारण से इसमें जो जोखिम जो है वह बहुत ही कम रहती है। और आगे हम इस देख रहे हैं तीसरा गुण इसका जो देख रहे हैं वो सदैव उपलब्धि के रूप में है, रेडी एबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेजरी बिल जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसके जो खरीदार हैं या इसके जो निवेशक संस्थाएं जो हैं जिनके पास सरप्लस मनी है उनके लिए सदैव उपलब्ध रहते हैं। कोई भी जो है बैंक और कोई भी वित्तीय संस्थानें अपने सरप्लस मनी को जो समय समय पर घोषित ब्याज दरें होती हैं उसमें कभी भी सदैव जो है हमेशा उसमें वो निवेश कर सकती हैं। और आगे हम ये देख रहे हैं कि इसका जो गुण जो है वह न्यूनतम सौदा लागत के रूप में हमको दिखाई दे रहा है, मिनिमम ट्रांजैक्शन कास्ट के रूप में जो है हमको दिखाई दे रहा है। वास्तव में जो डिस्काउंट हाउस जो होता है वो इसका दो भाव जो है क्रय विक्रय के लिए जो है निर्धारित करता है और इस कारण से ये जो अंतर होता है इसमें इसकी जो लागत जो है वो सौदा लागत कहलाती है और ये बहुत ही कम माने क्या बोलते हैं होती है। और आगे इसका जो गुण है वो है SLR के लिए मान्य, या हम ये कहें कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के लिए जो ट्रेजरी जो बिल्स होते हैं ये गारंटी के रूप में जो सिक्योरिटी रखी जाती हैं जिसके बदले में बैंक ऋण प्राप्त करते हैं, उसके लिए हमेशा इसे मान्यता जो है दी गई है या सर्वोच्च मान्यता रहती है। और इसके हम आगे देख रहे हैं कि इसकी जो निश्चित आय के रूप में इसका गुण दिखाई दे रहा है और एसोल्ट मतलब यील्ड के रूप में जो है हमें जो है आय इसके गुण जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जो है ऐसी सारी संस्थानें जो अपनी सरप्लस मनी को इसमें निवेश करती हैं उनको एक निश्चित दर से निश्चित आय जो है अवश्य जो है वो प्राप्त होती है। और जो इसका आखिरी यानी क्या बोलते जो गुण है वो है पूंजी हानि की संभावना इसमें नहीं के बराबर होती है। इसका कारण ये है कि जो TBS जो है ये हमेशा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार चूँकि इसके पीछे होती हैं और अभी तक ये हमेशा खरे पाए गए हैं, इसमें कहीं भी कभी भी कोई हानि नहीं होती है, जोखिम की संभावना नगण्य रहती है। अब हम ट्रेजरी बिल के पक्षकार के संबंध में चर्चा करेंगे।
क्योंकि मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल का लेन देन करने वाले जो पक्षकार जो होते हैं, चूंकि इनको निवेश के लिए यह एक सुरक्षित फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें ये जो पक्षकार हैं, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रमुख रूप से है, जो इसकी रेगुलेटर है, यानी क्या इंस्टीट्यूशन जो होती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कॉमर्शियल बैंक है, स्टेट बैंक जो है, सेंट्रल बैंक जो है, डिस्काउंट हाउस है, सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, LIC है, UTI है, GIC है, नाबार्ड, IDBI, IFCI, ICICI एवं अन्य निगमित जो इकाइयां हैं। इसके अतिरिक्त जो आम जनता है या पब्लिक जो बोलते हैं, वो सब इसके पक्षकार हैं, जो इसमें लेन देन करते हैं या अपना जो अतिरिक्त जो कोष है, नगद जो पैसा है, वो इसको क्रय करके इसमें निवेश करते हैं और इस तरह मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल में ये लेन देन करते हैं। ट्रेजरी बिल के दो प्रमुख तत्व या एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर होते हैं, जिसके संबंध में चर्चा किया जाना आवश्यक है। ये जो ट्रेजरी बिल जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा केंद्र सरकार की अल्पकालीन वित्त संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 25,000 रुपये के गुणकों में जारी होता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये ट्रेजरी बिल प्रत्येक बुधवार को जो है, माह का जो दूसरा जो बुधवार होता है, उस बुधवार को ऑक्शन जो है सौदों के रूप में जो है इसे जो है जारी किया जाता है। अब हम ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के अंतर्गत इसका जो दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, कॉल मनी मार्केट के संबंध में चर्चा करेंगे। वर्ल्ड के लगभग सभी जो विकसित मनी मार्केट हैं, वहाँ पर जो है कॉल मनी मार्केट पाया जाता है। और जहाँ तक भारत की यानी क्या बोलते हैं दशा है, तो यहाँ पर जो कॉल मनी मार्केट है, ये मुख्य रूप से मुंबई में पाया जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त ये दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में भी जो है इसका चलन है। अब ये जो कॉल मनी मार्केट जो है, इसका हम ऐसे समझते हैं कि एक बैंक जो है वो अपनी तरलता संबंधी पूर्ति के लिए दूसरे बैंक के अतिरिक्त कोष को एक दिन के लिए, मतलब ओवरनाइट के लिए जो है उधार लेती है, और इसे ही हम जो है ये कॉल मनी जो है कहते हैं। यह एक प्रकार का अंतर बैंकिंग व्यवहार होता है। एक बैंक जो है वो अपनी जो नगद पैसे की जो आवश्यकता होती है या तरलता संबंधी जो आवश्यकता होती है, उनके पास जो अतिरिक्त कोष होते हैं, इन अतिरिक्त कोष को वो दूसरे यानी क्या बोलते हैं बैंकों को, जिनको की तरलता की या नगद पैसे की आवश्यकता होती है, एक दिन के लिए जो है ये उधार देते हैं। इस तरह ये जो कॉल मनी मार्केट है, इस कॉल मनी मार्केट में ये जो प्रक्रिया है, ये निरंतर क्रमशः जो है वो चलती है। और इस तरह ये जो कॉल मनी मार्केट है, इसमें कल का जो अतिरिक्त जो लिक्विडिटी वाला जो बैंक जो होता है, लेंडर बैंक जिसको हम बोलते हैं, वो अगले ही दिन जो है वो कम तरलता वाला बैंक, मतलब बारोअर बैंक जो है वो बन जाता है वो। और यह जो स्थिति है, ये प्रतिदिन जो है ये बदलते रहती है। तो ये जो मनी मार्केट जो है, ये वित्तीय व्यवस्था का सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र है, जो एक दिन से अधिकतम 14 दिन तक का लेन देन के लिए जो है ये जारी होता है, और इसमें कोई कोलेटरल जो प्रतिभूति है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। कॉल मनी का अधिकतर प्रयोग जो है वो व्यापारिक बैंकों के द्वारा किया जाता है, जिसमें ब्याज दर अति अल्प रहती है या न्यूनतम रहती है, और इसे कभी भी तुरंत नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। अब हम टाइप्स ऑफ मनी या मनी के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम एक दिन के ओवरनाइट के लिए कॉल मनी को देख रहे हैं, तो जो एक दिन के लिए कॉल मनी प्रयोग किया जाता है उसको हम कॉल मनी करते हैं, और दूसरा जो नोटिस मनी जो है वो 2 से 14 दिन के लिए जो है वो दिया जाता है, और जो टर्म मनी जो है वो 15 डेज तक के लिए जो है वो दिया जाता है। अब हम मनी मार्केट की आवश्यकता के बारे में चर्चा करेंगे, और इसकी जो सबसे पहली जो आवश्यकता है वो CRR मतलब कैश रिजर्व रेशो एवं SLR या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के लिए इसकी पड़ती है। अब CRR कैश रिजर्व रेशो का मतलब ये है
कि किसी भी बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में अपनी जो शुद्ध जमाएं होती हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ जो होती है, उसका 4% वर्तमान में अनिवार्य रूप से जमा करके रखना पड़ता है और इसे कोई भी बैंक जो है हाथ नहीं लगा सकती, छू नहीं सकती। और दूसरा जो इसमें स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, इसका मतलब ये है कि कोई भी जो व्यापारिक बैंक जो है या दूसरी अनुसूचित या राष्ट्रीयकृत जो बैंक है, जिन्होंने अपने यहाँ पर लिक्विड एसिड को अपने यहाँ इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और इसके बदले में वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो है वो कुछ यानी क्या बोलते हैं, पैसे जमानत के आधार पर उधार के रूप में अगर वो चाहती हैं तो ऐसी स्थिति में वो इसका जो है प्रयोग करती हैं। इस समय जो शुद्ध जमाएं जो होती हैं उस शुद्ध जमा का जो SLR रेट जो है वो 18.75% है। मतलब अपने शुद्ध जमाओं का एक बैंक जो है वो इस लिक्विड एसिड में 18.75% तक जो है उसको निवेश क्या होते हैं करके उसे जो है रखना पड़ता है। तो इस तरह ये जो कैश रिजर्व रेशो और जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है, इसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बैंकों को कॉल मनी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यहाँ पर कॉल मनी उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी क्या बोलते हैं हो जाता है। एक बैंक को फंड के लिए भी कॉल मनी की आवश्यकता पड़ती है जब उसे इसकी आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त उसकी जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ है, इसके बीच में जो अंतर पैदा हो जाता है, या ये कहें कि लायबिलिटीज़ जो है वो एसेट्स से ज़्यादा हो जाती है, तो इस अंतर की पूर्ति के लिए भी कॉल मनी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त चूँकि इसमें हाई लिक्विडिटी होती है, इस हाई लिक्विडिटी की उच्च गुणों के कारण भी बैंकों को कॉल मनी की आवश्यकता होती है। साथ में अगर इसमें जो है उच्च लाभदायकता हाई प्रॉफिटेबिलिटी भी होती है। इस हाई प्रॉफिटेबिलिटी क्योंकि एक दिन के लिए भी उधार देकर जो है इसमें आय अर्जित की जा सकती है और इसलिए भी बैंक इसमें इंटरेस्ट लेती है, रुचि जो है वो लेती है। चूँकि यह एक सुरक्षित निवेश है और सस्ता भी है, चूँकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है और केंद्र सरकार के द्वारा ये नियंत्रित होता है, इसलिए बैंक जो है इसमें अपनी रुचि जो है लेती हैं। अब इसके प्रमुख पक्षकार कौन कौन है, जैसा कि इसमें मुख्य रूप से जो है वो जितने भी जो व्यापारिक जो बैंकें होती हैं, कमर्शियल जो बैंक होती हैं, जो सरकारी बैंकें, राष्ट्रीयकृत जो बैंकें होती हैं, डिस्काउंट हाउस जो होते हैं, ये इसके मुख्य और प्रमुख पक्षकार होते हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम, औद्योगिक विकास बैंक, नाबार्ड इत्यादि भी यहाँ पर जो है निवेशक के रूप में व्यवहार करते हैं। ये सब इसके प्रमुख पक्षकार हैं। कॉल मनी मार्केट में जो सर्वोच्च या महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो ब्रोकर की होती है। ये जो ब्रोकर होते हैं ये बैंकों से संपर्क रखते हैं और उनकी जो तरलता का जो अतिरेक है या सरप्लस लिक्विडिटी जिसको हम बोलते हैं, या तथा इसके अलावा जो तरलता की कमी है या लिक्विडिटी डेफिसिट जो होती है उसकी ये जानकारी जो है रखते हैं और उन्हें ये आपस में जो है मिलाकर जो है इस लिक्विडिटी का आवश्यकता के अनुसार जो है समायोजन जो है करते हैं ये। लेकिन इसमें जो मुख्य जो प्रमुख आने का जो ब्रोकर हैं वो SBI गिल्ट लिमिटेड और PNB गिल्ट लिमिटेड इत्यादि ये सक्रिय रूप से यहाँ पर कार्य करते हैं। अब हम मनी मार्केट में कॉमर्शियल पेपर के संबंध में जान लेते हैं। ये जो व्यापारिक पत्र या कॉमर्शियल पेपर हैं ये निगमित संस्थाओं के द्वारा जारी किए जाते हैं और इनके द्वारा अल्पकालीन कोषों की उपलब्धि के लिए जारी किए जाते हैं और ये प्रतिज्ञा पत्र के समान होते हैं तथा
जो बैंक या किसी वित्तीय संस्था को विक्रय के लिए उपस्थित किया जाता है। इसकी जो मैच्योरिटी डेट जो है, मैच्योरिटी पीरियड जो है, परिपक्वता अवधि, दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति पर लोचपूर्ण होती है और उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त निगम जो बैंकों से कम ब्याज दर पर घूस प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, वे ही कॉमर्शियल पेपर जारी करते हैं। कॉमर्शियल पेपर जो है वो 1990 में जो वगुल समिति जो थी उसकी सिफारिश से ये मुद्रा बाजार में चलन में आया हुआ है। और ये जो कॉमर्शियल जो पेपर जो है ये ऐसी लिस्टेड कंपनी के द्वारा ही जारी किया जा सकता है जिसकी कार्यशील पूंजी जो है वो 5 करोड़ रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। ये कॉमर्शियल पेपर 5 लाख के गुणकों में निर्गमित होता है। इसके पहले ये 25 लाख के गुणकों में निर्गमित होता था। अब ये 5 लाख के गुणकों में जो है निर्गमित होता है ये। और इसकी जो परिपक्वता अवधि जो है वो 15 दिन से 1 वर्ष तक जो है ये मानी गई है। और इन्हें व्यक्ति, बैंक, निगम, एनआरआईज, कोई भी निगमित इकाइयाँ इसमें निवेश कर सकती हैं या क्रय कर सकती हैं। अब हम मनी मार्केट के अंतर्गत इसका एक और प्रमुख जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड के संबंध में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। वैसे मनी मार्केट म्यूचुअल फंड जो है वो अप्रैल 1992 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मनी मार्केट म्यूचुअल फंड योजना के अंतर्गत जो है एक पृथक ट्रस्ट के रूप में इसकी स्थापना की गई, जिसमें व्यक्तिगत जो निवेशक जो हैं वे अल्पकालीन कोष इसमें अपना निवेश कर सकते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके लिए उन्हें अवसर प्रदान करती है। फिर इसके पश्चात 1995 में बैंकों के अतिरिक्त जो गवर्नमेंट की और जो प्राइवेट यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं वे भी मनी मार्केट म्यूचुअल फंड की स्थापना कर सकते हैं और इसमें ट्रांजैक्शन जो है कर सकते हैं। फिर मार्च 2000 से जो इसका जो नियमन जो है वो सेबी या हम कहें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आ गया है और अब वो इसका जो है संचालन जो है वो कर रही है। ये जो मनी मार्केट म्यूचुअल जो फंड जो है इसके अंतर्गत जो भी फंड इकट्ठा होता है या एकत्रित क्या बोलते हैं होता है, इसके लिए जो अल्पकालीन मुद्रा बाजार के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जैसे ट्रेजरी बिल्स है, कमर्शियल डिपॉजिट से है, कमर्शियल पेपर्स जो है या काल मनी मार्केट है, इसमें यानी क्या बोलते हैं जो है निवेश इसमें किया जाता है। चूँकि इसमें उच्च स्तरीय सिक्योरिटी एंड लिक्विडिटी होती है, सुरक्षा एवं जो तरलता है वो यहाँ पर होती है, क्योंकि इसके पीछे जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक रेगुलेटर के रूप में जो काम करती है उसका जो है नियंत्रण रहता है। और साथ में अब सेबी जो है वो भी मनी मार्केट म्यूचुअल फंड का जो है नियमन जो है वो कर रही है। अब हम मनी मार्केट के अंतर्गत जो कॉमर्शियल बिल है जिसे हम डिस्काउंटेड बिल भी कहते हैं, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। ये जो व्यापारिक बिल जो हैं ये एक व्यावसायिक संस्था के द्वारा दूसरे व्यावसायिक संस्था पर लिखे जाते हैं। सामान्यतः ये घरेलू लेन देन के मामले में ही लिखे जाते हैं जो कि शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र जैसे होते हैं। इसमें किसी विशेष व्यक्ति को लिखी हुई निश्चित रकम को चुकाने की आज्ञा रहती है और यह जो चुकाने की अवधि जो है अधिकतम 90 दिनों की होती है। इसमें इसके जो लेखक जो होते हैं उसके हस्ताक्षर होते हैं और इसकी विधि मान्यता के लिए इसका मूल्यांकन होना मतलब इसमें स्टाम्प जो है लगा होना आवश्यक होता है। ये जो व्यापारिक बिल जो है जिन्हें हम बिल ऑफ एक्सचेंज जो बोलते हैं, इसमें प्रमुखतः 3 पक्षकार होते हैं। एक लेखक या आहर्ता जिसे हम ड्रावर बोलते हैं, दूसरा देनदार या स्वीकर्ता जिसे हम ड्रावी बोलते हैं और इसके अलावा लेनदार या अदाता जिसे हम पेई बोलते हैं। अगर लेखक इसमें स्वयं लेनदार होता है तो फिर इसमें जो है वो 2 ही पक्षकार होते हैं।
मनी मार्केट में व्यापारिक बिल के अतिरिक्त जमा पत्र या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी होते हैं। ये जो जमा पत्र हैं एक बैंक के द्वारा विनिमय साध्य विलेख के रूप में जारी किए जाते हैं। इसमें जो रकम है, जमा रकम और समयावधि का उल्लेख होता है। चूँकि ये स्थायी जमा के समान होते हैं और इनमें इसे जो विनिमय साध्य प्रपत्र का रूप दे दिया जाता है और इसके कारण ही ये मुद्रा बाजार में जो है खरीदे और बेचे जाते हैं। सामान्यतः ये जो जमा पत्र जो हैं ये डिस्काउंट मूल्य पर या कम मूल्य पर जो है जारी किए जाते हैं और ये 5 लाख के गुणकों में जारी होते हैं। पहले ये 25 लाख के गुणकों में जारी होते थे। इसकी जो न्यूनतम समयावधि है वो 15 दिन के लिए होती है, लेकिन अब ये जमा पत्र जो हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो हैं ये मुद्रा बाजार में, मनी मार्केट में इनका अधिक चलन नहीं है और न ही ये सेकेंडरी मार्केट में ही ज़्यादा चलन में है। अब हम मनी मार्केट के असक्रिय क्षेत्र या अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के अंतर्गत आते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से बैंकर्स और साहूकार शामिल हैं। ये जो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है, चूँकि इसका जो नियमन और नियंत्रण और संचालन जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं किया जाता है। ये स्वयं ही स्वतंत्र ढंग से जो है व्यवहार करते हैं और इनका जो संगठन और स्वरूप जो है और इसमें जो प्रचलित यानी जो ब्याज की जो दरें हैं, ये मनी मार्केट के ऑर्गेनाइज्ड जो एरिया है, ऑर्गेनाइज्ड जो क्षेत्र है उससे एकदम अलग और भिन्न होता है। ये इस तरह का ये जो अनऑर्गेनाइज्ड क्या बोलते हैं मनी मार्केट जो है, ये मुख्य रूप से जो है वो ग्रामीण, दस्तकार, छोटे व्यवसायी, किसान इत्यादि इसमें जो है सक्रिय रहते हैं और ऋण लेते हैं और इनकी जो पहुंच जो है वो आज की जो कॉमर्शियल जो बैंक है वहाँ तक नहीं होती है। और ये जो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट जो है ये छोटे छोटे जो गांव, कस्बे और जो शहर जो हैं वहाँ पर मुख्य रूप से सक्रिय होते हैं। इसमें जो सक्रिय पक्षकार, खासकर जो साहूकार जो होते हैं, ये बहुत ही ऊंचे दर पर जो है ये ऋण देते हैं और यहाँ पर जो है ये किसी भी तरह की जो है वो कोलेटरल जो सिक्योरिटीज़ जो होती है उसके बिना किसी प्रतिभूति के जमानत के आधार पर ये ऋण जो है वो दे देते हैं। और ये जो साहूकार हैं या जो देसी बैंकर हैं, इन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई नियंत्रण यहाँ पर नहीं है। अब हम देसी बैंकर्स में आते हैं। इसके अंतर्गत जो है ऐसे निजी फर्में या व्यक्ति शामिल हैं जिनकी गतिविधियाँ नियंत्रित नहीं होती हैं और जो एक बैंक की तरह ही, जैसे वाणिज्यिक बैंक होते हैं और जमा स्वीकार करते हैं, ऋण देते हैं, ये ठीक वैसे ही बैंक की तरह जो है व्यवहार करते हैं। इनमें प्रमुखता जो है 3 निकालते वर्ग होता है देसी बैंकर का, जिसमें जो प्रथम जो होते हैं एक प्रकार के, जिसमें ये केवल जो है वो बैंकिंग कार्य जो है वो करते हैं और दूसरा जो है वो दूसरे टाइप के जो होते हैं उसमें ये बैंकिंग के साथ साथ व्यवसाय भी करते हैं ये। और तीसरे व्यवसाय में जो है ये व्यवसाय और कमीशन खोरी तो करते हैं, लेकिन साथ में थोड़ा थोड़ा जो है ये बैंकिंग व्यवसाय भी करते हैं, लेकिन इसकी मात्रा बहुत ही सीमित होती है। अब हम देसी बैंकर का जो कुछ कार्य है उसको समझते हैं। तो जो इसका कार्य है वो 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो बैंकिंग कार्य और दूसरा जो है गैर बैंकिंग कार्य जो है। तो हम जो है इसका नॉन बैंकिंग जो कार्य है उसको हम समझते हैं, जिसमें ये मुख्य रूप से जमा को जो है स्वीकार करना आम जनता से जो है और उन्हें उधार देना और इसके साथ हुंडी इत्यादि भी जो है ये व्यापार जो करते हैं। और गैर बैंकिंग में ये कमीशन एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, सट्टा बाजार करते हैं, ये व्यवसाय एवं दुकानें जो हैं ये सब जो है चलाते हैं। अब हम साहूकार के बारे में चर्चा करते हैं। ये साहूकार जो है वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो छोटी मात्रा में उधार लेने वाले व्यक्तियों को ऋण देते हैं, जैसे जो छोटे सीमांत जो कृषक होते हैं, शिल्पकार, मजदूर, कारखाने या खानों में जो मजदूरी का जो कार्य करते हैं वो इसके अंतर्गत जो है वो सम्मिलित है।
ये भी मुख्यतः जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पेशेवर ऋणदाता जो केवल यही कार्य जो है वो करते हैं, और दूसरे जो हैं वो भ्रमणशील ऋणदाता जो घूम घूम कर जो है वो ऋण को बांटते हैं या ऋण को जो है देते हैं और वसूलते हैं, उसमें जो है ये ट्रांजैक्शन करते हैं। और तीसरा जो है वो गैर पेशेवर जो ऋणदाता जो हैं, ये गैर पेशेवर जो ऋणदाता होते हैं, इनका मुख्य ऋण देने का काम जो है नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी जो है ये ऋण जो है दे देते हैं। चूँकि ये जो साहूकार जो हैं, ये जो मनी लेंडर जो हैं, इनको कुछ स्तरों में राजनैतिक संरक्षण भी इनको मिला हुआ है, इसलिए ये अनसर्टेन एरिया में जो है ऊंचे ब्याज दर पर जो है ऋण सुलभ कराते हैं। अब हम निधि या फंड्स को जो है वो समझते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में जो निधि प्रणाली है, ये मुख्यतः जो है वो दक्षिण भारत में पाई जाती है, और एक प्रकार से ये पारस्परिक कल्याणकारी योजना के रूप में जो है ये चलती है, जिसमें इसके सदस्य होते हैं, मतलब ये सदस्यता जो है उसमें ग्रहण किए हुए रहते हैं, और इसमें ये अपना अपना जो है एक निश्चित और निर्धारित जो अंशदान होता है उसको समर्पित करते हैं, जिससे कोष बनता है। और इस तरह ये जो कोष का जो प्रमुख स्रोत जो है वह इन्हीं सदस्यों से प्राप्त राशि रहती है, और ये जो कोष जो है, इस कोष में इनके सदस्यों को ही जो है इनको धार्मिक कार्यों के लिए, चिकित्सा के लिए या गृह निर्माण इत्यादि या कृषि कार्य के लिए जो है इनको उधार में देते हैं। और अब हम आते हैं जो है चिट फंड में आते हैं। असंगठित जो मनी मार्केट है, इसमें जो चिट फंड है ये एक प्रकार से बचतकारी संस्थान के रूप में जो है ये कार्य करता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि इसके जो सदस्य जो हैं, ये सदस्य जो है नियमित रूप से इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, और इसमें जो है सदस्यों की जो इसमें बने हुए हैं उनका जो है एक चिट जो है वो निकाला जाता है, जिसके नाम से चिट निकलता है या जिसके नाम से बोली निकलती है, उनके द्वारा जो चाही गई राशि होती है, जो अमाउंट जो होता है, उन्हें इस ड्रा के आधार पर जो है उनको दे दिया जाता है। ये जो मुख्य रूप से जो चिट फंड जो है वो दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु में प्रचलित है, लेकिन वर्तमान में ये बहुत से व्यापारी वर्ग में भी प्रचलित है। साथ में जो सोसाइटीज़ जो होती हैं, इस सोसाइटीज़ में ये महिलाओं में भी किटी के नाम से ये चलन में है। अब हम फाइनेंस कंपनी को समझ लेते हैं कि जो असंगठित मनी मार्केट है, इसमें जो वित्त कंपनियां जो हैं ये पूरे भारत देश में सक्रिय हैं। ये जो वित्त कंपनियां हैं, इसमें कुछ जो फर्में जो होती हैं, और या कहना चाहिए कुछ जो व्यवसायी जो हैं वो निरंतर इसमें सक्रिय हैं, और ये अपना कोष जो है ये आम जनता से जो है सार्वजनिक जमाओं के रूप में या ऋण लेकर या विभिन्न योजनाओं में प्राप्तियों के रूप में जो है ये प्राप्त करते हैं और उसका जो है संग्रह करते हैं। ये जो वित्त कंपनियां हैं, ये वित्त कंपनियां खुदरा व्यापारी, थोक व्यापारी, स्वरोजगार व्यक्तियों को ऊंची ब्याज दर पर ये ऋण देते हैं। ये दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक आधार पर वसूली करके उन्हें पुनः ऋण के रूप में निवेश कर देती हैं। अब हम अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में जो हुंडी जो है उसको जान लेते हैं। ये जो हुंडी है ये भी एक प्रकार का ऋण प्रपत्र है, और मुख्यतः जो देशी बैंकर जो होते हैं, ये देशी बैंकर इन हुंडियों को खरीदने, बेचने और कटौती पर भुनाने का ये कार्य करते हैं। मुख्यतः ये दर्शनी और मुद्दती दो रूप में जो है होती है, लेकिन आजकल हुंडीज का जो चलन जो है वो बहुत ही सीमित या नहीं के बराबर हो गया है। इस प्रकार इंडियन मनी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो आए हुए हैं, यही इंडियन मनी मार्केट का रिसेंट ट्रेंड है, और हम इसे रिसेंट ट्रेंड के रूप में पढ़ सकते हैं। इस प्रकार मैं अपना व्याख्यान समाप्त करता हूँ।